हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएस और कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है अपना चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सरसाइज का पार्ट, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ताकि क्योंकि आप लोगों को पता है, देखिए कि जो सैम्पल पेपर आया है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों के अंदर हम इन क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जो है चैप्टर नंबर 6 उसके एक्सरसाइज पार्ट से हम नियर अबाउट जो है 80+ क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाएंगे उतने क्वेश्चन डिस्कस करके चलेंगे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ जी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 1 मार्कर क्वेश्चन ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये 1 मार्कर की जगह हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन पर, जो कि हमें चैप्टर को पढ़ने पर कुछ याद हुए होंगे। कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमें याद रहा होगा कि जैसे कि हम बात करें भाई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कैसे होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होती है, या डिफरेंसेस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर प्राइवेट एंड पब्लिक डेट्स में क्या अंतर है। इस तरीके के जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है वो लर्निंग बेस्ड, रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं के बारे में हम क्वेश्चनों की डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सिंपल सा मतलब आपको समझ में आया कि भाई जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में सभी पार्टनर्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए, उनके बीच में आपसी कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, सारी एसेट्स बेच दी गई, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी गई। तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, dissolution of firm means termination of partnership amongst all the partners of the firm. Thus, the business of the firm terminates and there is an end to the life of the firm. It means firm completely क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, कोई उसका एग्जिस्टेंस अब नहीं रहता है। उसे बोलते हैं dissolution of partnership firm. Give 2 circumstances. Second question, give 2 circumstances under which a partnership firm is dissolved. भाई पार्टनरशिप फर्म किस सर्कमस्टांसिस के तहत डिसॉल्व होती है, कोई 2 सर्कमस्टांसिस बता दीजिए। अगर फर्म के डिसोल्यूशन की बात की है तो सिंपली बात है कि सारे या सारों में से किसी एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या बिजनेस जो है ना इलीगल हो जाए या हार्मफुल हो जाए, भाई बिजनेस करना अनलॉफुल हो जाए, तब भी पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उसका क्या मतलब है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हमने समझ लिया, फर्म का बिल्कुल बंद हो जाना, कोई बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के अंदर फर्म कंटिन्यू रहती है, केवल और केवल उनके पार्टनरशिप डीड में चेंज आता है, उनके इकोनॉमिक रिलेशंस बदलते हैं, उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू द चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ द पार्टनर, द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। ठीक है, फर्म जो अपने बिजनेस को क्या करती है, कंटिन्यू रखती है, बंद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 2 सर्कमस्टांसेस अंडर विच ए पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। कोई 2 सर्कमस्टांसेस आपने बतानी है जिसमें पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी आप बता दीजिए जो भी आपको लगता है। जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें से वो सारे के सारे पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के कारण होते हैं। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स हु विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और जब हमें जो पैसा मिलता है उससे, सेल ऑफ एसेट से जो पैसा मिलता है उससे सबसे पहले क्या पेड किया जाएगा, दैट इज आउटसाइडर लायबिलिटीज। हम उससे क्या पेड करते हैं, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पेड करते हैं। अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स के लोन की तरफ चलते हैं, और फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो पार्टनर्स की कैपिटल की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। चलिए, on dissolution of a firm out of the proceeds received from the sale of assets who will be paid last of all, तो पार्टनर्स की कैपिटल सबसे आखिरी में पेड की जाती है। Why is रियलाइजेशन अकाउंट प्रीपेड, क्यों बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों। देखिए, जब रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाते हैं ना उसका पर्पज होता है जितने भी हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उन अकाउंट्स को क्लोज करना। सो रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी कि सेल ऑफ एसेट्स
एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज होती है उनकी पेमेंट करने के बाद, एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा बचता है उससे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। इसको डिसोल्यूशन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म वेयर आर द एसेट्स शोन इन बैलेंस शीट ट्रांसफर्ड। जो बैलेंस शीट में एसेट्स होती हैं वो कहां दिखाई जाती हैं, दैट इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल एसेट्स ट्रांसफर्ड ए पार्ट में दिखाई जाती हैं, दैट इज डेबिट साइड। ये हम ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें ए पार्ट इधर बनता है, लिखते हैं टू सन्ड्रीज एसेट्स, ठीक है। ये डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड में हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करके दिखाते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म वेयर इज कैश इन हैंड ट्रांसफर्ड। जो कैश इन हैंड होता है वो कहां ट्रांसफर होता है, वो हम कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि कैश का बैलेंस है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, क्योंकि कैश ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन वेयर आर जर्नल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ट्रांसफर्ड। कहां पर हम जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज ट्रांसफर करते हैं। दीज ऑल आर टू बी ट्रांसफर्ड इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट होते हैं उनको क्रेडिट साइड में और जो लॉसेज होते हैं उनको डेबिट साइड में, राइट, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे हम ट्रांसफर करके चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म वेयर इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर्ड। जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां ट्रांसफर होते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आपको याद होगा हम रियलाइजेशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो उसके क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बी पार्ट में, तो ये क्रेडिट साइड में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म वेयर इज प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। जो प्रॉफिट और लॉस होता है रियलाइजेशन पर वो कहां ट्रांसफर किया जाता है। सीधी सी बात है, रियलाइजेशन के केस में यदि प्रॉफिट और लॉस होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। इज इट क्लियर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी उनका गिवन है, नहीं गिवन है तो इक्वल रेशियो मानते हुए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, on dissolution what entries passed if partner undertakes to make payment of a liability of the firm। अगर पार्टनर ने कहा कि मैं लाइबिलिटी पेड करूंगा तो इसका मतलब पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली, तो कौन से कॉलम में जाएगा, ई कॉलम में जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के ई कॉलम में हम क्या लिखते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से हम जनरल एंट्री क्या कर देंगे, पास कर देंगे। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, on dissolution of firm what entries pass for payment of unrecorded liability। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में किस पोर्शन में दिखाया जाएगा, सी पोर्शन में दिखाया जाएगा। वहां लिख देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म व्हाट पेमेंट इज मेड फर्स्ट फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स ऑफ ए पार्टनर। तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर पहले पेड किए जाएंगे। जितनी भी पर्सनल एसेट्स होंगी उनसे क्या किया जाएगा, जो प्राइवेट एसेट्स है उनको बेचकर उनके ही तो पर्सनल एसेट्स मतलब प्राइवेट लाइबिलिटीज को पहले पेड किया जाएगा। उसके बाद यदि पैसा बच जाए तो दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट्स, राइट। चलिए हाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म व्हाट एंट्रीज पास्ड ऑन मेकिंग पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर। अब सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, सिर्फ लिखा है कि मेकिंग पेमेंट ऑफ द पार्टनर, तो इसका मतलब फर्म बियर कर रही है और पेड कौन कर रहा है, पार्टनर पेड कर रहा है। तो पार्टनर पेड करेगा तो उसकी जगह तो आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और खर्चे किसके हैं, फर्म के, तो उसकी जगह आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम ये जनरल एंट्रीज के लिए क्या कर देंगे, पास कर देंगे। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ विल द रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज्ड इफ इट डिस्क्लोजेज अ लॉस। अगर रियलाइजेशन अकाउंट लॉस बताता है तो उसको बंद कैसे किया जाएगा, दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन डेबिट साइड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन द फर्म्स डिसोल्यूशन
विच अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। सबसे आखिरी में कैश या बैंक अकाउंट बना के चलते हैं। हमें पता है पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर लोन, फिर पार्टनर कैपिटल और फिर बाद में कैश एंड बैंक अकाउंट। दोनों में से कोई एक बन जाता है, कैश और बैंक अकाउंट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन व्हाट एंट्री विल बी मेड ऑन रियलाइजेशन ऑफ गुडविल विच वाज शोन इन द बैलेंस। अब देखिए कोई भी चीज बिके एसेट्स में, तो जब वो बिक गई तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और इसको डी पार्ट में हम दिखाकर चलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डी पार्ट में बाय कैश या बैंक के नाम से इसको हम यहाँ शो करके चलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन व्हाट एंट्री विल बी पास व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरीली गिव्स हिज पर्सनल एसेट्स टू द फर्म क्रेडिटर्स एज ए पेमेंट। ऑन द फर्म डिसोल्यूशन हम क्या एंट्री पास करते हैं, व्हाट एंट्री विल बी पास, क्या एंट्री पास करते हैं, व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरीली गिव्स हिज पर्सनल एसेट टू द फर्म क्रेडिटर एज ए पेमेंट। तो सिंपल बात है कि इसका मतलब क्या है कि भाई पार्टनर ने क्रेडिटर की पेमेंट की है पर्सनल एसेट से, तो इसका मतलब उसने लायबिलिटी ले ली। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो हम उसको ई कॉलम में दिखाकर चलते हैं और लिखते हैं टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स टेकन बाय द पार्टनर। यहां पर भी वैसा ही उसने अपनी पर्सनल एसेट से क्या किया, क्रेडिटर का पेमेंट किया, तो इसका मतलब उसने लायबिलिटी ले ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ऑन द डिसोल्यूशन पेटेंट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट आर ट्रांसफर टू विच अकाउंट। सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में यदि कोई एसेट दिखा रखी है एंड दैट विल बी ट्रांसफरेबल, तो वो कहां जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिव द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए अगर पार्टनर का लोन बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा रखा है तो डेफिनेटली हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे और एंट्री क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलिए ये हमारी जनरल एंट्री रहेगी इसकी, क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। और चाहे तो उसे पैसा भी मंगवा सकते हैं, लेकिन पैसा मंगवाने से बेनिफिट क्या है, जब हमें उसके बाद में जब कैपिटल का पैसा देना ही देना है ना, तो क्यों ना उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर दे। इसलिए हम क्या एंट्री कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें इलिस्ट्रेशन 9th जो है मैंने आप लोगों ने डिस्कस कर रखा डिटेल में, कैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं जब एसेट साइड में दे रखा हो, लायबिलिटी साइड में दे रखा हो। साथ ही साथ हमने उसमें ये भी देखा था कि हम कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर करके चलते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिमेम्बरिंग। आइए चलते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पर, जिनमें कि हमें कुछ समझ कर, जिनके बारे में हमें थोड़ी समझ है, उन समझ के बेसिस पर हमें इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आंसर देना है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हाउ इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये अंडरस्टैंडिंग के बेस का क्वेश्चन है, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। भाई सिंपल सी बात है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब बिजनेस विल क्लोज डाउन, राइट। बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यूज टू डू बिजनेस बट विद द चेंज एग्रीमेंट। In case of dissolution of partnership, the firm ceases to exist and the assets of the firm are realized and liabilities are to be discharged. Clear है? तो सारी liabilities पेड कर दी जाएंगी और एसेट से सेल कर दी जाएंगी। Is it right? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। Give the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm on the basis of closure of books. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स क्लोज नहीं होती हैं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बुक्स बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं, राइट, बंद हो जाती हैं। तो इट रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस द बिजनेस इज टर्मिनेटेड अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जबकि जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इट डज नॉट रिक्वायर टू क्लोज द बुक्स सिंस द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट्स इंटरवेंशन आपको बताना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या अंतर है। देखिए कोर्ट डिसोल्यूशन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो फॉर्म कैन बी डिसॉल्व विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो म्यूचुअल कंसेंट से क्या कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन के बेसिस पर आपको ये बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो इकोनॉमिक रिलेशन के बेस पे यदि हम अंतर की बात करें तो इनमें इकोनॉमिक रिलेशन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, चेंज फॉर्म में
मतलब उनका रेशो बदल जाता है बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर उनके रिलेशन कम्स टू एन एंड, बिल्कुल बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बिजनेस के कंटिन्यूएशन का कोई स्कोप नहीं बचता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस कंटिन्यू होता है, कॉन्टिन्यूशन की बात करते हैं बिजनेस के, तो आपको यह बताना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या अंतर है। तो सिंपल सा अंतर है, जब फॉर्म बंद होती है, जब फॉर्म बंद होती है तो बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है, जब पार्टनरशिप बंद होती है, पार्टनरशिप में डिसॉल्व होती है तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है। अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस वेयरएज फर्म डज नॉट कंटिन्यू इट्स बिजनेस अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा फ्लो तेज हो, अगर ऐसा लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्पीड कम रखूं और क्लियरली जो है ना आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करूं। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंस बताना आपको फिर से सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बेसिस पर। तो सिंपल सी बात है, जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है तो उस कंडीशन में हम एसेट्स को बेच देते हैं, लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं, और जब पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व होती है तो उस कंडीशन में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करके चलते हैं, राइट। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या होता है, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट, और उससे जो लाभ आने आता है वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, जबकि यहाँ लायबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं, एसेट्स को बेच देते हैं, और अगर कोई लाभ आनी बचता है तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, डज द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म केवल तभी पॉसिबल होता है जब एक सारे या किसी एक को छोड़कर सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस इलीगल हो जाए, लॉफुल ना रहे, अनलॉफुल हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, बंद होती है। लेकिन यहां तो क्या हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, ना कि पार्टनरशिप फर्म। नो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म as it results in a change in the existing agreement leading to reconstitution of a firm, leading to reconstitution of a firm। तो क्या करेगा, reconstitution of firm करेगा, ना कि dissolution of a firm करेगा। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म, गिव इन रीजन ऑफ सपोर्ट योर आंसर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उनके इकोनॉमिक रिलेशन बदलते हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, ना कि सभी पार्टनर्स बिजनेस को छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं, यानी कि उनका बिजनेस बंद नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाता है। चलिए इसका आंसर को भी देख लेते हैं एक बार, क्या दिया गया आंसर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट। आइए इसके आंसर को भी देख लेते हैं, क्या लिखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप नोट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये तो सिंपल सी बात है ना, मैंने पहले ही बताया कि अगर पार्टनर्स के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन आता है तो उससे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, केवल और केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। एज द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स टू, फर्म इज कंटिन्यूड अंडर द न्यू एग्रीमेंट। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि भाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में उनके क्या होते हैं, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, गिव वन डिफरेंस डिस्टिंक्शन बिटवीन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म। तो इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द फर्म continues, while in case of dissolution of firm the business is discontinued। तो हमने ये टोटल 8 डिफरेंसेस हमने बुक में पढ़े थे, जब थ्योरेटिकल पार्ट हमने इसका कवर किया था तो वहां पर भी हमने देखा था कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो उस वीडियो से भी आप इन डिफरेंसेस को कवर कर सकते हैं। कोई भी डिफरेंस आपसे पूछा जाता है 100% पूछा ही जाएगा। जैसे कि आपको पता भी, सैंपल पेपर आपने देखा हो तो उसमें भी 2 डिफरेंसेस हमसे पूछे गए हैं, और दोनों डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंस में से ही क्वेश्चन दिया गया तो एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना इसमें से बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 32, राइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों में अंतर बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के वक्त ओपन होता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट कब ओपन होता है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होनी हो, पार्टनरशिप फर्म क्या होनी हो, डिसॉल्व होनी हो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है,
ऑन डिसोल्यूशन what entry is passed if partner take over assets of the firm valued ₹10,000 at ₹6,000। अब पहले तो ये बताइए कि 10,000 के एसेट्स कितने में लिए, 6,000 में लिए, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, 6,000 से एंट्री होगी। दूसरी बात, पार्टनर ने एसेट ले ली, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट लेना किस में डालते हैं, एफ पार्ट में क्या लिखते हैं, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये सिंपल सी एंट्री हम इसके लिए पास कर देंगे। क्लियर है? आप मेरे द्वारा बताए गए 8 अल्फाबेट्स को याद रखें। जब भी कोई ऐसी एंट्री आपसे पूछी जाए तो तुरंत रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट में ABCDEFGH लिख ले, ताकि उससे आपको ये आइडिया हो जाए कि जो एंट्री आपसे पूछी गई है वो क्या एंट्री होगी, वो कैसे बताई जाएगी। क्लियर है? चलिए, व्हेन एन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर व्हाई हिज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जो पार्टिकुलरली हमारी जो एसेट्स है अगर पार्टनर लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं? सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका क्लेम ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाता है, कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि उससे बदले उससे पैसे लेने के बजाय हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल के क्लेम को रिड्यूस कर देते हैं। दैट्स व्हाई हम उसकी कैपिटल को क्या करके चलते हैं, डेबिट जो है डेबिट करके चलते हैं। क्लियर है? डेबिट करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन अ लायबिलिटी इज टू बी डिस्चार्ज बाय पार्टनर व्हाई हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो इसका ये जस्ट अपोजिट है, इसमें उसका क्लेम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बाय द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज अज्यूम्ड जो उसने ली है, इसलिए उसके अकाउंट को क्या करके चलते हैं, क्रेडिट करके चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, डू यू थिंक दैट द लोन बाय पार्टनर इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हाई? नो नो नो, लोन बाय पार्टनर है तो हम ट्रांसफर नहीं करते, सेपरेटली अकाउंट मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट में से जब सारी लायबिलिटीज की पेमेंट हम रियलाइजेशन में कर देते हैं और पैसा बच जाता है तो हम उससे क्या करते हैं, इनकी पेमेंट करते हैं, पार्टनर्स के लोन की पेमेंट करते हैं, तो इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास, डू यू थिंक दैट द लोन बाय पार्टनर्स रिलेटिव is transferred to realization account at the time of dissolution of firm? Why? Yes, आंसर क्या रहेगा हमारा, यस, क्योंकि पार्टनर के रिलेटिव ने लोन दिया तो वो आउटसाइडर लोन है हमारा। आउटसाइडर लोन जितने भी होते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी जितनी भी होती है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके अकाउंट्स को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, इसलिए हमको क्या करते हैं, ट्रांसफर करके चलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए 38 पे चलते हैं। At which value the assets against which provisions exist are transferred to realization account? तो सिंपली इनको हम ग्रोस वैल्यू जो होती है, ग्रोस वैल्यू मतलब जिसमें से प्रोविजन माइनस ना किए गए हो, उसी वैल्यू पर ट्रांसफर कर देते हैं। अगेंस्ट assets against which provisions exist are transferred to realization account at gross value। किस वैल्यू पर? ग्रोस वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म? अगेंस्ट एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, तो जो प्रोविजन होते हैं एसेट्स के अगेंस्ट, उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? दैट आर टू बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। किस साइड में? क्रेडिट साइड में उनको ट्रांसफर करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, व्हाट एंट्री इज पास्ड when an asset is given to a creditor in full settlement of his dues। देखिए, फुल सेटलमेंट में यदि क्रेडिटर को कोई हमने एसेट दे दी है तो उसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 41, स्टेट द रीजन व्हाई पार्टनर्स वाइफ लोन इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज इट इज एन आउटसाइडर लोन। ठीक है, क्या है ये? आउटसाइडर लोन है, तो आउटसाइडर लोन है तो आउटसाइडर लायबिलिटी को हम सभी को कहां ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, व्हाई पार्टनर्स लोन इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बिकॉज इट इज नॉट एन आउटसाइडर लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन अ क्रेडिटर टेक्स ओवर एन एसेट हुज वैल्यू इज लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास? इज द सेम क्वेश्चन जो भी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 40 ऊपर पढ़ा, नो एंट्री विल बी पास। इसके लिए हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते हैं क्योंकि फुल सेटलमेंट में हमने लोन दे दिया तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, हाउ इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शोन इन बैलेंस शीट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? देखिए, इसके डिफरेंट केसेस हमने पढ़े थे, उन डिफरेंट केसेस में अगर मैं बात करूं तो सिंपली आप यहां पर समझें इसको। अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं दिया है, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यदि आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिया है,
तो इस लाइबिलिटीज को अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन अकाउंट में हम पेड कर देंगे। और अगर आपको दोनों दिए हैं तो उस कंडीशन में देखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यदि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के इक्वल है तो सारा का सारा रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी पेमेंट कर दी जाएगी। अगर ये इससे बड़ा है रिजर्व तो जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में पेमेंट कर दी जाएगी, जबकि बचा हुआ रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और अगर ये इससे छोटा है और क्लेम बड़ा है तो जितना रिजर्व है सारा ट्रांसफर हो जाएगा और जितना क्लेम है उसकी हम डेबिट साइड में सी कॉलम में पेमेंट करके चल पड़ेंगे। आइए देखते हैं। Workman compensation reserve is to the extent of liability is credited to the realization account, and remaining amount of workman compensation reserve is credited to the partner capital account in their profit sharing ratio. If there is no liability on account of workman compensation, the entire amount is credited to partners capital account. तो ये दोनों पोर्शन हमने यहाँ समझने की कोशिश की। 5 केसेज आप ध्यान रखिएगा और उसका पहला इलिस्ट्रेशन जो है वो इसी पर बेस्ड है, जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन भी किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने इसका करके देखा था। प्लीज आप उस वीडियो को रेफर करें या इसका जो डीके क्वेश्चन की बुक है उससे पहला क्वेश्चन आप देखें, उसमें आपको 5 केस क्लियर कट समझ में आएंगे जो मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू treat employees provident fund shown on liability side on balance sheet at the time of dissolution of partnership firm and why? आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, हैंस इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड विल बी पेड ऑफ ऑन द डेबिट साइड इन द पार्ट सी। इज इट क्लियर? चलिए ये हमारे 45 क्वेश्चन हमने जो है कवर किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट? कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एज वेल एज इसके साथ जो हमारे पास और क्वेश्चन होंगे वो होंगे एनालाइजिंग बेस्ड या रिमेंबरिंग बेस्ड, हमने कर ही लिए थे। तो ये कुल मिलाकर जो है 85, 88, 91 टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास? 91 क्वेश्चन है। इन 91 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट करना है, जिसमें से 45 क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा चुका हूं, बाकी बचे हुए 46 क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को। और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें रिलेटेड टू सिलेबस वो तुरंत आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप हमारे से जुड़े रहें और अपने सिलेबस को साइड बाय साइड क्या करते रहें, कंप्लीट करते रहें स्कूल के साथ साथ। तो स्कूल में आपको टीचर्स कराते हैं उन पर भी आप पूरा फोकस रखें। दे आर वेरी हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, और वो टीचर्स आपको जो काम करवा रहे हैं दे आर फ्रूटफुल फॉर यू फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हम आप लोगों की मदद करने के लिए यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जिसके थ्रू ये यहाँ पर वो बच्चे भी एजुकेशन ले सकते हैं जो थोड़ा सा ट्यूशन नहीं लगवा सकते या पढ़ाई के लिए पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो जो है एक रिचार्ज कराकर नेट का उसका पैसा उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक मैं छोटी सी आप लोगों से पहल करना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि सर मुझे जो है ऑनलाइन क्लास इस तरीके से प्रोवाइड की जाए रेगुलर बेसिस पर थ्रू द जूम या फिर जो है पार्टिकुलरली गूगल मीट के थ्रू, तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ छोटा सा ऑफर रख रहा हूँ कि वो बच्चे जो ना कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ ₹800 पर मंथ एट द यूपीआई पेमेंट। ये यूपीआई पेमेंट रहेगी, आप 9671925624 पर मुझे पेमेंट करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और क्लासेस जो है मैं ग्रुप बनने के बाद लूंगा, एटलीस्ट 5 बच्चों का यदि ग्रुप बनता तो ही मैं क्लास ले पाऊंगा। बाकी की जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर ही रहा हूँ, वहां से भी आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। यदि आप 800 रुपये पेड करने की कैपेसिटी में नहीं है तो कोई बात नहीं, अब वहां से भी पैसा पेड फ्री ऑफ कॉस्ट उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से भी क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं 1-to-1 क्लासेस आप लोगों के साथ लूंगा, यानी 1 to मतलब 5 बच्चों का एक ग्रुप रहेगा, तो कम से कम उन बच्चों के साथ मेरी क्लासेस ज्वाइन देंगे और डायरेक्ट फेस टू फेस उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग 46 क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।